नमस्कार, मैं मयंक भार्गव, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएलटी कॉलेज सहरसा आपका स्वागत करता हूँ। स्नातकोत्तर हिंदी द्वितीय सेमेस्टर के छात्रों के लिए आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ। अच्छा, विद्यार्थी मित्रों से जो पिछली चर्चा मेरी हुई थी वह पद्मावत की भूमिका पर केंद्रित थी। पद्मावत के रचयिता जायसी की थोड़ी चर्चा हुई, इस अनुपम ग्रंथ की चर्चा हुई थी और सिंघल द्वीप की थोड़ी चर्चा करके राजा गंधर्व सेन के यहाँ पद्मावती का जन्म होता है, इस कथा प्रसंग की शुरुआत हो चुकी थी। कैसे जब थोड़ी सयानी हुई पद्मावती तो राजा ने उसे एक धवल गृह में रहने के लिए भेज दिया और उसके साथ एक तोता, हीरामन तोता रहता था। इन सब प्रसंगों की चर्चा आपके साथ हुई थी और यह भी प्रसंग उठा था कि कैसे राजा को पता चल गया कि हीरामन पद्मावती को उसकी युवावस्था जनित जो समस्याएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, उनसे संबंधित कुछ बातें सिखाता है। राजा को यह अच्छा लगा नहीं और उन्होंने उसे मारने की आज्ञा दी, पर पद्मावती ने उसे छिपा दिया। हीरामन ने खुद भी कहा था कि नहीं नहीं मुझे जाने दीजिए, लेकिन पद्मावती ने उसे आग्रह किया कि ना, तुम मत जाओ। लेकिन हीरामन के मन में यह बात अटक गई कि राजा मुझ पर कुपित हैं, कभी भी कुछ हो सकता है। और उसके बाद मानसरोवर खंड की चर्चा आती है। एक दफा पूर्णिमासी की रात थी, तो पद्मावती अपनी सखियों के साथ मानसरोवर में नहाने गई और जैसा कहा था कि एक तो सिंघल द्वीप में पद्मिनी स्त्रियां रहती थीं, उनकी सिरमौर पद्मावती, उसका रूप इतना अद्भुत था, उसके रूप को देखकर मानसरोवर भी मुग्ध हो गया और वे सब सखियां और पद्मावती जल में घुसकर जल में प्रवेश किया उन्होंने और उसके बाद खेलने लगी, क्रीड़ा करने लगी। एक खेल का आयोजन हुआ कि जो भी सखी खेल में हार जाएगी वह अपना हार दे देगी। इसी खेल के क्रम में एक सहेली के पास मणियों का हार था, वह खो गया। जब उसका हार खो गया तो वह रोने लगी। सभी सखियों ने मिलकर उस हार को ढूंढने की कोशिश की और यह सब क्रीड़ा देख रहा, और ये सब आयोजन तो मानसरोवर का ही था क्योंकि वह उनकी क्रीड़ा को पसंद कर रहा था। तो मानसरोवर प्रसन्न होता है और उसने वह हार ऊपर तैरा दिया, मिल गया उस कन्या को जिसका वह हार था और सब लोग खूब प्रसन्न हो गए। तो इस बीच इन सब की यह क्रीड़ा हो रही थी और हीरामन को मौका मिल गया। हीरामन वहां से उड़ के चला गया। उड़ते उड़ते वह एक वन में पहुंचा। अपने पक्षी समुदाय से मुलाकात हुई उसकी। वन के पक्षियों ने भी उसका स्वागत सत्कार किया, उसको खाने के लिए दिया। तो ये तो चला गया जंगल के।
पद्मावती को पता चला कि हीरामन तो गायब हो गया, चला गया वह। बड़ी दुखी हुई पद्मावती, पर हीरामन भी जंगल में उन्मुक्त रह नहीं पाया। एक दिन एक शिकारी व्याध, जो बहेलिया, शिकारी का नाम नहीं उचित है, बहेलिया, व्याध के फांसे में वो फंस गया और व्याध उसको पकड़कर ले गया। तो इधर तो अब नायिका हमारे सामने प्रस्तुत हो गई है, पद्मावती। अब इसके बाद जायसी ने नायक को सामने रखा है। तो नायिका तो पद्मावती है सिंघल द्वीप की, और इधर जिस नायक को आना है उसका नाम है रत्नसेन, और वो जगह है चित्तौड़गढ़, जहां उसका जन्म हुआ रत्नसेन का। उसके पिता का नाम था चित्रसेन। तो राजा चित्रसेन के यहाँ रत्नसेन का जन्म हुआ। उसके जन्म के समय ही पंडितों और ज्योतिषियों ने उसका भविष्य देखा और कहा कि यह आगे चलकर बहुत बड़ा राजा बनेगा, बहुत प्रताप इसका फैलेगा। और जो बड़े काव्य होते हैं उनमें आगे आने वाली कथा का पूर्व संकेत भी दे दिया जाता है। तो पूर्व संकेत देने के लिए ही यह युक्ति जायसी ने रखी कि पंडितों और ज्योतिषियों ने यह गणना करके बता दिया कि आगे चलकर यह योगी बनेगा और सिंघल द्वीप जाएगा, वहां पद्मावती से विवाह होगा इसका, और विवाहोपरांत पुनः यह चित्तौड़गढ़ आएगा, और उसके बाद भारत के प्रतापी राजाओं में इसका नाम शुमार होगा। जैसे राजा भोज हैं, राजा विक्रमादित्य हैं, वैसे ही राजा रत्नसेन का भी नाम लिया जाएगा। अर्थात पद्मावत में जो आगे आने वाली कथा है उसका संकेत रत्नसेन के जन्म के समय ही दे दिया गया कवि के द्वारा। कथा फिर आगे बढ़ती है। इसी राज्य यानी चित्तौड़गढ़, जहां का रत्नसेन है, तो वहां एक व्यक्ति व्यापार करने के लिए सिंघल द्वीप जाता है, जहां पद्मावती का जन्म हुआ है। उसके साथ एक गरीब ब्राह्मण भी चल दिया। उस ब्राह्मण के पास कुछ खास पूंजी नहीं थी, तो उसने कुछ ऋण ले लिया, उधार ले लिया दूसरे से, कि इसी से मैं कुछ व्यापार करूंगा और मुझे कुछ लाभ हो जाएगा। यह सोचकर वह भी चल दिया सिंघल द्वीप। पहुंचे ये लोग सिंघल द्वीप। वहां बहुत कीमती वस्तुएं मिल रही थी, पर इस ब्राह्मण के पास तो उतनी पूंजी नहीं थी कि बहुमूल्य वस्तुएं खरीद सके। बहुत दुखी हुआ कि आना व्यर्थ हो गया, इतनी पूंजी यहाँ जिस प्रकार के सामान उपलब्ध हैं उतनी तो पूंजी ही नहीं है। बहुत दुखी था। तभी वह जो व्याध जिसने हीरामन को पकड़ लिया था जंगल से, वह व्याध पक्षी बेचने के लिए वहां आ पहुंचा। ब्राह्मण को तोता अच्छा लगा और कुछ तो खरीद नहीं पाया था, उसने हीरामन तोते को ही खरीद लिया। और फिर ये लोग चित्तौड़गढ़ आए। तब तक रत्नसेन राजा बन गया है। उसके पिता चित्रसेन की मृत्यु हो गई। तो राजा रत्नसेन को यह खबर मिली कि सिंघल द्वीप से व्यापारी वापस आए हैं
और अपने साथ बहुत विचित्र विचित्र वस्तुएं लाए हैं। और उसको यह भी पता चला कि और वस्तुएं तो बहुत अनमोल हैं ही, एक अद्भुत तोता भी आया है जो बहुत चतुर है, बात करना जानता है, मनुष्यों से बात करता है। राजा को उत्सुकता हुई, तोते को उसने अपने पास मंगवा लिया। हीरामन से जब बात हुई तो राजा को लगा कि सचमुच यह तोता तो बहुत चतुर है। बल्कि हीरामन ने उसे बताया कि मैं वेदज्ञ हूं, वेदों को जानता हूं। और हीरामन ने ही उसे पद्मावती के बारे में भी बता दिया कि सिंघल द्वीप में पद्मावती है, मैं तुम्हें पद्मावती से मिला दूंगा। राजा हीरामन ने कीमत समझी, सॉरी, राजा रत्नसेन ने हीरामन की कीमत समझी और हीरामन को 1,00,000 रुपए में खरीद कर महल में ले आया। उस जमाने के 1,00,000, कल्पना कर सकते हैं। कुछ दिन बीते, राजा शिकार खेलने गया, हीरामन महल में ही था। राजा रत्नसेन की एक पत्नी थी, रानी थी, उसका नाम था नागमती। बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए कि ये सब भूमिका हो रही है नागमती विरह खंड हम लोग को पढ़ना है, इसके लिए ही तो पाठ्यक्रम में तो नागमती का विरह पढ़ना है, और वह विरह हुआ कैसे यह भी जानना बहुत आवश्यक है। इसलिए कुछ संवाद में नागमती विरह वर्णन से पूर्व कुछ संवाद में पद्मावत की कथा की चर्चा संक्षेप में मैं करूंगा, अति संक्षेप में, ताकि हमारे विद्यार्थी मित्रों दिलचस्पी भी जगे जो पाठ्यक्रम में पढ़ना है इसके प्रति। कहानी सुनने में तो अच्छा लगना ही चाहिए कम से कम। तो रानी नागमती बहुत सुंदर थी, अद्भुत रूप उसका था। उसने बहुत श्रृंगार भी किया, दर्पण देखा उसने, अपना ही रूप बहुत अच्छा लगा। हाथ में अब चेहरा तो अपना सबको अच्छा लगता है, अपनी कविता और अपना रूप किसको अच्छा नहीं लगता। पर वह तो परम सुंदरी थी ही नागमती। आईना देखा तो अपने सौंदर्य का गर्व हो गया उसे, और आई हीरामन के पास और पूछा उससे, अच्छा तुम तो सिंघल द्वीप से आए हो, सिंघल द्वीप की स्त्रियां बड़ी प्रसिद्ध हैं, बतलाओ मुझे कि क्या सचमुच सिंघल द्वीप में मुझसे भी ज्यादा सुंदर कोई स्त्री है। रूप गर्विता नागमती के इस प्रश्न को सुनकर हीरामन मुस्कुरा पड़ा। मैं तो सिंघल द्वीप की स्त्रियों को देखा था और पद्मावती का सानिध्य उसे मिला था। पद्मा, और इसने पूछा कि बताओ मुझसे भी ज्यादा सुंदर कोई है। तो हीरामन को लगा कि जिस तालाब में हंस नहीं आता है वहां बगुला ही हंस कहलाता है। यदि हंस को देखा ही नहीं तब तो बगुले कोई हंस मान लेंगे। अब बताइए कहाँ पद्मावती कहाँ नागमती। यद्यपि नागमती भी सुंदर है परंतु फिर भी हीरामन सोचता है कहाँ पद्मावती और कहाँ नागमती, कोई तुलना ही नहीं है, हंस और बगुला। तो फिर भी इसने कहा कि देखो, और बहुत अच्छी बात कही कि स्त्री तो वही सुंदर है जिसको अपने प्रिय का सम्मान मिले।
यदि प्रिय आपका पति आपको पसंद करता है तो आप सुंदर हैं। बिल्कुल सही बात है, अच्छी ही बात है। पर चूंकि तुमने सवाल पूछा है आपने कि क्या मुझसे भी कोई ज्यादा सुंदर है, तो सत्य बात यह है कि सिंघल द्वीप की स्त्रियों से आपकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। तो इतना सुनने के बाद नागमती को दुख तो हुआ ही, उससे ज्यादा शंका उसके मन में हो गई कि यदि इस तोते ने कभी राजा के सामने यह कह दिया कि मेरा रूप सिंघल द्वीप की स्त्रियों के सामने, पद्मावती के सामने कुछ भी नहीं है, तब तो राजा के मन में रूप लोभ हो जाएगा, आकर्षण बढ़ जाएगा उसका। हो सकता है मुझे न माने। उसके मन में यह खटका लग गया, नागमती के मन में। उसने अपनी एक सेविका को बुलाया और कहा इस तोते को मार दो। अब राजा का प्रिय तोता, रानी की आज्ञा की इसे मार दो। सेविका के सामने धर्म संकट हुआ होगा, उसने एक बीच का रास्ता निकाला कि तोते को मारा नहीं पर छिपा दिया। रानी के सामने नहीं रखा लेकिन मारा भी नहीं, छिपा के रख दिया। शिकार से लौटकर राजा आए, तोते की खोज हुई। नागमती ने सच सच बता दिया कि मैंने उसे मरवा दिया है। राजा को बहुत दुख हुआ, बहुत परेशान हो गया राजा। जब उनका दुख देखा ज्यादा बढ़ा हुआ तो धाय ने, सेविका ने लाकर तोते को प्रस्तुत कर दिया कि मरा नहीं है, ये देखिए ये जिंदा है, मैंने इसे छिपा दिया था केवल। अब जिस चीज को गोपनीय रखना चाहती थी नागमती, तो यह संभव नहीं है। राजा के मन में तो यह प्रश्न आ गया। अब तो राजा और सुए में संवाद होता है। राजा ने तोते से कहा सच सच बताओ, वास्तविकता क्या है, कौन हो तुम, कैसे सिंघल द्वीप के बारे में ये सब जानते हो। तो उसने कहा कि देखिए सच बात यही है कि मैं सिंघल द्वीप की पद्मावती का तोता हूं। और सिंघल द्वीप अपने आप में, जैसा शुरुआत में ही जैसे ने लिखा है कि सातों द्वीपों में सबसे बढ़िया द्वीप, सबसे बढ़िया क्षेत्र, तो कहा कि सिंघल द्वीप तो अपने आप में श्रेष्ठ है। वहां सभी स्त्रियां पद्मिनी स्त्रियां हैं। पिछले संवाद में नायिका भेद की चर्चा हो चुकी है, पद्मिनी नायिकाओं की भी चर्चा हो चुकी है, इसलिए पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता। और कहा कि उन सभी पद्मिनी स्त्रियों के बीच पद्मावती का सौंदर्य तो अनुपमेय है, तुलना ही नहीं की जा सकती, अवर्णनीय। और जो उसके सौंदर्य का की रूपरेखा खिंची, जो सौंदर्य का बखान किया उसने, यह सुनकर राजा के मन में प्रेम जागृत हो गया। एक होता है पहली नजर का प्रेम, दृष्टि बड़ी आकर्षण जागृत हो गया। पर यहां तो रूप को देखा नहीं, सुनकर ही प्रेम हो गया। उसके मन में प्रेम जागृत हुआ। और यद्यपि तोते ने मना किया कि नहीं नहीं, ये प्रेम का मार्ग आपके लिए नहीं है, बहुत कठिन है। घरानंद भी कहता है ना कि प्रेम का पंथ यद्यपि सीधा है,
पर चतुराई नहीं चलती। अति सूधो स्नेह को मार्ग है जहां न कुसया न पबाक दे। कहीं लिखा प्रेम को पंथ कराल महा। तो प्रेम का जो पंथ है यह बहुत त्याग मांगता है। तोते ने कहा कि राजाओं के अनुकूल नहीं है, पर और दिलचस्पी बढ़ी। और तब हीरामन ने राजा रत्नसेन के सामने नखशिख वर्णन किया है। नखशिख वर्णन कहते हैं, दोनों प्रकार से वर्णन होता है, नख से शिख तक या शिख से नख तक, यानी पूरी सर्वांग सौंदर्य का वर्णन, एक एक अंग का वर्णन किया जाता है। इसको कहते हैं नख शिख वर्णन। एक छंद पढ़ता हूं मैं नखशिख खंड से, जिससे थोड़ा अनुमान लगेगा। पहला ही, का सिंगार ओहि बरनो राजा। हीरामन कह रहा है, राजा से तोता कहता है कि उस पद्मावती के सौंदर्य का कहां तक वर्णन करूं। उसका सौंदर्य तो अनुपम है। ओही का सिंगार ओही पे छाजा। और तब वर्णन शुरू होता है शीश से। प्रथम ही शीश कस्तूरी केसा। उसके सिर पर जो केश हैं वे कस्तूरी के समान काले हैं। बलि बासुकी को और नरेशा। और कस्तूरी के समान काले बालों पर शेष नाग को भी न्यौछावर हो जाना पड़ता है। भंवर केस वह मालती रानी। बिसहर लुरही ले ही अर्घानी। पद्मावती मालती पुष्प की तरह है और उसके सिर के बाल काले भ्रमर के समान हैं जो उसका मधुपान करते हैं। बेनी छोरी झारू जो बारा। सरग पतार होई अंधियारा। जब वह उन बालों को खोलकर झाड़ती है तो आकाश पाताल दोनों स्थानों पर अंधकार छा जाता है। थोड़ी अतिशयोक्ति हो सकती है, पर कभी अतिशयोक्ति नहीं करेगा तो कौन करेगा। बेधे जानू मलय गिरी बासा। शीश चढ़े लोटहि चहु पासा। घुंगुर वारी अलकै बिख भरी। सिकरी प्रेम चह गिय पारी। अस फनवारे केसवै। राजा परा शीस गिय फांद। अष्टौ कुरी नाग उर्गाने। भई के सन के बांध। मतलब इन केशों के फंदों में तो अधिपति नाग देवता भी आकर बंधे थे। इन केशों में तो मूर्छित कर देने की क्षमता नहीं था। तो इस प्रकार यह जो वर्णन है, देखा ही आपने, इसलिए मैंने कह दिया कि नखशिख वर्णन भले है खंड का नाम, लेकिन दोनों नख से शिख की ओर भी बढ़ते हैं, पैर के नख से शुरू करके या शिख से शुरू करते हैं। यहाँ केस से शुरू हुआ तो आपने देखा कि यहाँ शिख से वर्णन प्रारंभ हुआ है। फारसी कवि आमतौर पे शिख से ही वर्णन करते हैं। और इस प्रकार कई अलंकारों के सहारे बहुत अलंकारिक शैली में राजा के सामने वर्णन रखा हीरामन ने पद्मावती का। और नखशिख वर्णन का प्रभाव यह हुआ कि उसके अद्भुत रूप को सुनकर, उस रूप का वर्णन सुनकर ही राजा बेहोश हो गए, अचेत हो गए राजा। फिर आगे क्या हुआ
इसकी कहानी हम लोग अगले संवाद में करेंगे। आशा है कि आप इन संवादों को सुन रहे होंगे, लाभ उठा रहे होंगे। आपके सहयोग के लिए, साथ बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।